namaskar. Once again, welcome to another podcast live संडे पॉडकास्ट विद नीरव हिंगू। और आज हमारे साथ में है एक और स्पेशल गेस्ट जो बात करेंगे ग्राफोलॉजी के ऊपर में। शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड एंड ऑल्सो अमेजिंग रिसर्च ग्राफोलॉजिस्ट। आपने ग्राफोलॉजिस्ट शब्द सुना होगा, जो ग्राफोलॉजिस्ट है उनको पता है। हाय अमृता। तो ऐसे कई लोग हैं जो हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो रिसर्च बेस्ड हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं। उन्हीं में से एक हैं डॉक्टर अमृता देडगांवकर, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र और बहुत अच्छे कलीग हैं हैंड राइटिंग साइंस के कम्युनिटी में। सो मैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम उनको मैं इनवाइट करता हूँ अपने पॉडकास्ट पे। तब तक लोग आते रहेंगे। सो अमृता, आई एम जस्ट सेंडिंग यू अ रिक्वेस्ट। एक मिनट ना। हाँ अनिकेत, तो मेरे को मैं यहाँ से एक मिनट को और बात करता हूँ, या अभी आ जाएगा आई थिंक। या Yes, सो फाइनली वी finally. आर लाइव। Hi. आवाज आ रहा है ना? या हाय। सो हाँ, आवाज क्लियर आ रहा है। थोड़ा सा हल्का सा ब्रेकेज हो रहा है, ठीक है, बाकी ओवरऑल क्लियर है। ठीक है, दैट्स ओके, दैट इज नॉर्मल, वो तो इतना तो होता ही है। सो गाइस, आई वाज टॉकिंग अबाउट अमृता, और आई विल से डॉक्टर अमृता। शी इज अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन एंड एज अ ग्राफोलॉजिस्ट बाय पैशन। सो उनकी जर्नी कैसे रही फ्रॉम द handwriting, coming to the handwriting world and starting with the doctor practice as a dentist, सुनते हैं उनकी ही जुबानी से। तो अमृता, वेलकम टू माय शो, द पॉडकास्ट शो विद नीरव हिंगू। और जो पहला मेरा क्वेश्चन होता है हर मेरे स्पीकर गेस्ट से, कि आप अपनी जीवन के बारे में संक्षिप्त में बताइए। हाउ यू कम डाउन टू बिकम अ डेंटिस्ट, टू अ ग्राफोलॉजिस्ट, टू द रिसर्च इन टू द ग्राफोलॉजी एरिया। ठीक है, ये जर्नी कैसी रही? या पहले से प्री प्लान था कि मुझे लोगों के दांत ही तोड़ने हैं और उसी लिए मुझे आना है, ठीक है, या फिर अचानक से कोई डिफॉल्ट सेटिंग थी, या कुछ ऐसे इवेंट हो गए जिसके कारण आप डेंटिस्ट्री में आए और फिर रुझान आपका, क्योंकि जो डेंटिस्ट्री में रहता है वो किसी और साइंस में नहीं जाता, लेकिन आपकी खूबी है कि आप डेंटिस्ट्री और ग्राफोलॉजी दोनों को कनेक्ट होकर आप अपनी जर्नी स्टार्ट किया है। तो आई वांट टू नो अबाउट यू। आप अपने ही जबानी अपनी एक जर्नी के बारे में शॉर्ट में बताइए। हाउ यू come and become a dentist, then into the Okay. graphology. एक्चुअली मेरे Over to you. फैमिली में वी हैव अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। तो मेरा पहले से क्लियर था अच्छा, क्या कि बात मुझे है। डेंटिस्ट्री ही करना है। तो ये आई चोज ओके डेंटिस्ट्री, बट ग्राफोलॉजी का इट वाज ऑल बाय फ्लो। ओके मतलब ऐसे था, मुझे अहमदनगर में डेंटिस्ट्री के लिए ओके। एडमिशन मिला। तो हर एक का होता है कि दे हैव टू गो आउट ऑफ देयर सिटी, पुणे मुंबई शहर जाना है, दे हैव टू बी विद देयर हम्म फ्रेंड्स। बट तभी मुझे ऐसे लगता था कि आई वाज नॉट लकी इनफ टू गेट द एडमिशन। मुझे मेरे होम टाउन में एडमिशन मिला। बट अभी आई फील दैट आई एम द लकीएस्ट पर्सन टू हैव ऑल दिस थिंग्स इन माय लाइफ। तो एक्चुअली आई गॉट इंट्रोड्यूस टू जंगम सर। हम्म। मतलब मॉम की फ्रेंड है, शी वाज टेकिंग ओके थेरेपी। तो उन्होंने बोला कि बहुत ओके। फर्क पड़ रहा है, मतलब जो भी उनके प्रॉब्लम जो भी सॉल्व हो रहे हैं ऐसे करके। देन मैं सर से मिलने गई, मैं और मॉम सर से मिलने गए, राइटिंग सैंपल वगैरह बताया, एंड उन्होंने इतना एक्यूरेट एनालिसिस किया। मतलब मैं शॉक हो गई। आई वाज नोइंग अबाउट हम्म ग्राफोलॉजी, बट इतना इन डेप्थ हो सकता है, इतनी लाइफ के जानकारी ग्राफोलॉजी दे हम्म पाती है, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। और मुझे ऐसा था कि मुझे ये सीखना है। सो डेंटिस्ट के साथ साथ मतलब नाइन टू हम्म फोर मेरा डेंटिस्ट्री का कॉलेज होता था, और 5 से 9 मेरा ग्राफोलॉजी के हम्म सेशंस होते थे। तो मैंने पहले थेरेपी किया था। थेरेपी के 2 महीने बाद ही मैंने साइंस का कोर्स भी ओके। ज्वाइन किया। तो हमारा 7 से 8 लोगों का ग्रुप था साइंस के लिए। सो 2012 से हम्म लेके 2016 तक मैं रोज, यू कैन से इवनिंग टाइम, मेरा पूरा डेडिकेट ग्राफोलॉजी के लिए था। और सर के साथ काम करते करते ओके। बहुत सारे एक्सपीरियंस हुआ, बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ, बहुत सारे क्लाइंट थे जिनकी वजह से, मतलब अलग हम्म अलग केसेस होते हैं। यू ऑल्सो नो इन ग्राफोलॉजी में हर एक का सेट ऑफ प्रॉब्लम्स अलग होता है, और उन सबको अप्रोच करना, उन सबके हम्म बारे में जानना, उस पर सोल्यूशन देना, उनके रिजल्ट सुनना। तो ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा हम्म कोरिलेट कर रहा था। एंड आई उस मतलब धीरे धीरे ये पैशन डेवलप होते गया। और फिर बाद में पता चला कि आई एम मेड फॉर हम्म। ग्राफोलॉजी एंड डेंटिस्ट्री एज वेल।
Okay. So, people, let me introduce you about the late Mr. विनोद जंगम सर, जो उनके मेंटर भी रहे और हमारे बहुत अच्छे कलीग भी रहे. मिस्टर विनोद जंगम ही हेलिंग फ्रॉम अहमदनगर ओनली. अहमदनगर को नगर भी कहा जाता है और वहीं से वो हमारी कम्युनिटी की मीटिंग्स होती थी यहाँ बॉम्बे में, जहाँ मैं अमृता को मिला था कई बार, और वहीं से हम लोग की पहचान भी हुई. एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द वेरी सीनियर फैकल्टी मेंबर्स ऑन ग्राफोलॉजी एरिया. विनोद जंगम जी आज तो नहीं रहे, लॉकडाउन में उनका निधन हो गया. तो ही वॉज अ वेरी रिसर्च बेस्ड ओरिएंटेड ग्राफोलॉजिस्ट, जिन्होंने ग्राफोलॉजी के ऊपर इतनी रिसर्च की, मुझे लगता है शायद इंडियन ग्राफोलॉजी में किसी ने इतनी रिसर्च नहीं की होगी जितनी विनोद जंगम सर ने की है. ठीक है, तो आई वॉज बीन फॉर्चुनेट टू लर्न सो मेनी डिफरेंट थिंग फ्रॉम विनोद सर. सेकेंडली, वो जो ट्रेडिशनल आउटलुक रहता था ग्राफोलॉजी में, उससे हटकर वो अपना एक अलग पर्सपेक्टिव देते थे. ठीक है, वो मुझे उनका बहुत, और उसमें लॉजिक बहुत स्ट्रांग रहता था. That may be because the Vinod sir was an engineer by profession, and because having the very good combination of the emotions, that the emotional IQ as well as the practicality and the logic due to the engineering background, he was able to connect all the dots also. So I just wish कि आज वो जिंदा होते तो शायद पहले मैं उनका I know, I इंटरव्यू know. बाद में करता. So anyway, that's okay. I'm just kidding. So that was about okay, how you come down into the graphology. Now मैंने एक सेशन लिया था ग्राफोलॉजी पे हमारे एक और कलीग के साथ में, नवीन के साथ. तो फिर भी जो लोग अभी नए हैं, कुछ लोग आपके ऑडियंस से भी आए हैं, कुछ मेरी भी पुरानी ऑडियंस है जिनको पता है ग्राफोलॉजी क्या है, लेकिन फिर भी एक ब्रीफ में, एक छोटे से नटशेल में ग्राफोलॉजी क्या है, ठीक है, उसके बारे में अमृता आप बताइए लोगों को ग्राफोलॉजी क्या है. So graphology मतलब it is a science to read your subconscious mind through your handwriting. So for मैं एक छोटा एग्जांपल देना चाहूंगी. हम सब लोग स्कूल में एलकेजी में पढ़ते हैं. क्लास टीचर हमको A to Z सबको एक तरह से सिखाती है. एक मतलब एक पर्टिकुलर सेट ऑफ A to Z होता है, बट 100 स्टूडेंट्स का 100 अलग अलग A to Z आता है. इवन एक फॉर्मेशन फ्रेम बताया हुआ है. सो किसने सोचा है क्यों? बिकॉज सबकी थॉट प्रोसेस अलग होती है, सबका जेनेटिक जो मेकअप होता है वो अलग होता है, सबके पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस भी अलग होते हैं. अभी छोटा बच्चा होता है, जैसे हम बड़े होते हैं, बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मेरी राइटिंग तो हमेशा चेंज होती रहती है. तो वो क्यों होता है? जैसे तुम्हारे एक्सपीरियंसेस आते हैं वैसे तुम्हारी राइटिंग भी चेंज होती है. सो ग्राफोलॉजी तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में दर्शाता है, मतलब तुम्हारे हैबिट्स क्या है, तुम कैसे रिस्पॉन्स करते हो. तो वैसे राइटिंग बराबर बता देता है, तुम्हारी राइटिंग में दिख जाता है. Okay. Now the graphology, as many people know, it is a consist of two parts. One is the handwriting area, one is the signature area. Handwriting is more upon the personal domain of the individual, whereas the signature is the public domain of the individual. तो अगर मुझे किसी की या अमृता को किसी की पर्सनल डोमेन जाननी हो, पर्सनल स्पेस, तो वी विल लुक इनटू द हैंडराइटिंग एरियाज ऑफ दैट एरिया. और अगर मुझे उसके सिग्नेचर के द्वारा उसका पब्लिक डोमेन जानना हो, पब्लिकली वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बातें करता है, कितना कॉन्फिडेंस है, तो उसका पब्लिक डोमेन मुझे सिग्नेचर से पता चलेगा. इसीलिए सिग्नेचर साइंस में हम हैंडराइटिंग और सिग्नेचर को एक साथ सैंपल फॉर्मेट में लेना होता है. Now because the topic today is quite different, जो मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने ग्राफोलॉजी में लिया होगा, वो है कि the research work done into graphology, because जंगम सर was pioneer into doing the research. ठीक है, शायद मेरे और आपके मेरे मेंटर ने भी इतना रिसर्च नहीं किया होगा जितना विनोद सर ने किया है. ठीक है, आई रिमेम्बर वो बहुत सारे रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट हम सबको भेजते थे सर्वे के लिए. उस पर भी हम बात करेंगे. पहली बात ये हो कि रिसर्च, पहली बात तो इसको एक स्पीडो साइंस माना जाता है ग्राफोलॉजी को. वही दूसरी और हम सब लोग रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर में. तो एक मुझे याद है, मैं विनोद सर से बात कर रहा था कि इस पर रिसर्च तो आप कर रहे हैं लेकिन इसको मान्यता क्यों नहीं मिल रही है. तो उसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट में बात की थी कि उसको सिलेबस के फॉर्म में, क्यूरिकुलम फॉर्म में यहाँ लाया जाएगा. ठीक है, तो वहां पर क्या अभी भी प्रयास चल रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट में भी, हमारे स्टेट में इस बेस पे आपने कभी आगे देखा, किसी ने विनोद सर के बाद आगे बढ़ाया? एक्चुअली कैसे होता है ना, हम सब लोग ट्राई कर रहे थे कि ग्राफोलॉजी को एक सब्जेक्ट के तौर पे यूनिवर्सिटी में सिखाया जाए, उसकी हम कोशिश कर रहे थे. बट कैसे होता है ना, कोई भी सब्जेक्ट को साइंस प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंटेड रिसर्च, तो डॉक्यूमेंटेड रिसर्च की बहुत कमी है ग्राफोलॉजी में. तो जब हमने
ये स्टेप उठाया तब हमने ढूंढे कि रिसर्च पेपर्स होते हैं जो ऑथेंटिक रिसर्च होते हैं उनको हमने मतलब ढूंढा, बट हमको एविडेंसेस बहुत कम मिले। मतलब हम सब ग्राफोलॉजिस्ट बोलते हैं कि वी आर रिसर्चिंग, हम लोग ये कर रहे हैं, हमने बच्चों के साथ काम किया, हमने पेरेंट्स के साथ काम किया, हमने कपल्स के साथ काम किया, बट वो जो अपने काम किया है वो पूरा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में चाहिए, जो मिसिंग है। मतलब हम पर्सनल लेवल पे भी काम करते हैं तो पर्सनल लेवल पे भी हर चीज डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं डेंटिस्ट हूँ, मेरे पास कोई स्पेशल केस आया है तो बस स्पेशल केस को मैंने मतलब जैसे ही वो मेरे पास आता है ओपीडी से लेके मैंने पूरा स्कैन करके उसका मतलब दांतों में क्या प्रॉब्लम है, तो फिर क्या ट्रीटमेंट प्लान है, क्या क्या वेज है उसको ट्रीट करने के लिए, वो हम सब डॉक्यूमेंट करते हैं। वो सब रिटन फॉर्मेट में होना चाहिए, वो पब्लिश होना चाहिए विद मतलब जर्नल्स होते हैं, इंडेक्स्ड जर्नल्स होते हैं, स्कोपस होता है, पबमेड होता है, उसमें वो पब्लिश करने के बाद एक मतलब एक तरीका होता है पूरा। वैसे अगर फॉर्मेट में डॉक्यूमेंटेड रहेगा तो ही तुम्हारा रिसर्च वैलिड माना जाएगा। तो ये रिसर्च का जो बेस होता है वो ही मुझे ग्राफोलॉजी से कहीं भी नहीं मिला। तो जब भी मैंने पीजी में एडमिशन लिया था तो मुझे ये भी बोलना है कि आई एम रियली थैंकफुल टू माय पीजी टीचर्स और मेरी यूनिवर्सिटी को, क्योंकि उनकी वजह से आई गॉट एक्सपोजर ये रिसर्च के इसमें। हमारी पहली ट्रेनिंग रिसर्च को लेके तो उसमें हमको बताया गया कि रिसर्च तो हर कोई करता है, एवरीवन इज अ रिसर्चर, बट वो रिसर्च को दुनिया के सामने लाने के लिए एक टिपिकल फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट के दौरान ही सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वो रूल्स को फॉलो करके ही तुमको रिसर्च करना पड़ता है। बट रिसर्च इनोवेटिव तरीके से हर किसी का अलग अलग होता है। तो एक टॉपिक लेके जैसे मैंने रिसर्च किया था वो एंजाइटी के ऊपर था, तो उसमें तुमको खुद के रूल्स बनाने हैं कि कौन से पार्टिसिपेंट्स उसमें होने चाहिए, क्या क्या इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या होता है, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या होता है, या एज ग्रुप क्या, क्योंकि रिसर्च में यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। बारीक बारीक चीजें भी बहुत मायने रखते हैं, मतलब एज ग्रुप डिसाइडेड होना चाहिए, बच्चे हैं, अडल्ट है, स्पेसिफिक क्या टॉपिक पे तुम रिसर्च करना चाहते हो, मतलब इट हैज टू बी फाइनली प्रोसेस होता है उसका, तो पूरा नैरो डाउन करना पड़ता है तुमको। तो अगर तुम स्पेसिफिक इस पे पार्टिसिपेंट की साइज कितनी होनी चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्पेसिफिसिटी रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको डॉक्यूमेंट करना उसके इंस्टीट्यूट के साथ यू हैव टू टाई अप। तो तुम्हारे रिसर्च कमिटीज होते हैं, वहां पे सारे फील्ड के एक्सपर्ट्स बैठे हुए रहते हैं, मतलब आईआर इंस्टीट्यूशनल रिसर्च कमेटी होती है, उसके बाद में एथिकल कमेटी भी होती है। तो रिसर्च कमेटी पहला स्टेप होता है जिसमें वहां पे जाने पे सारे फील्ड के एक्सपर्ट्स बैठे हुए रहते हैं, तुमको प्रेजेंट करना पड़ता है कि तुम्हारा रिसर्च क्या है, तुमको किस ग्रुप में रिसर्च करना है, मतलब छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, एज ग्रुप क्या है, तुम कौन से पार्टिसिपेंट मतलब पार्टिसिपेंट को भी तुम चूज करने वाले हो तो उनका भी पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि मतलब ये एज ग्रुप होना चाहिए, डिसीज कौन सी होनी चाहिए, डिसीज की है, कोई एलिमेंट है या नहीं है, ये पूरा इंक्लूजन एक्सक्लूजन करना है। और फायदा क्या होने वाला है तुम्हारे रिसर्च से बाकी लोगों को, मतलब जो रिसर्च पार्टिसिपेंट तुम्हारे इसमें आने वाले हैं तो उनको क्या बेनिफिट है, या फिर बाकी लोगों को ये रिसर्च करने से क्या बेनिफिट होने वाला है। तो ऐसे बाकी सारे क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, डिस्कशन होता है, कुछ अल्टरेशन करने के लिए बोलते हैं, और उसमें परमिशन लेना होता है। मतलब दिस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि तुम जो पार्टिसिपेंट्स तुम्हारे स्टडी में होने वाले हैं उनका इन्फॉर्म कंसेंट होना बहुत जरूरी है। अभी भी मेरे पास मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका इन्फॉर्म कंसेंट खुद के हाथ से साइन किया हुआ, उनको हर एक स्टेप तरीका समझाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पूरा लीगली प्रोसेस होता है। ये टेक्निकल रिसर्च में तुम्हारा पास होने के बाद में देन दे टेल यू कुछ अल्टरेशन है, तुम्हारा टॉपिक कुछ चेंज करना चाहिए, फिर उनको कुछ लग रहा है कि यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है, आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो सजेस्ट करते हैं यू हैव टू अल्टर योर रिसर्च अगर कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट का स्कोप हो। तो उसके बाद में ये एक कमेटी होने के बाद एथिकल कमेटी होती है जिसमें सर्वेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल, बाकी कॉलेजेस के वगैरह होते हैं, एक्सपर्ट्स इन एवरी फील्ड आते हैं। वहां पे भी तुमको एथिकल क्लियरेंस मिलता है कि ये कब होता है व्हेन यू वांट टू रिसर्च ऑन ह्यूमंस और ऑन एनिमल्स, तो एथिकल क्लियरेंस भी लेना बहुत जरूरी होता है। अगर ये क्लियरेंस नहीं होता है तो तुम्हारा स्टडी वैलिड आ जाता है, और तुमको एक टिपिकल नंबर दिया जाता है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है रिसर्च के लिए आईईसी का, वो नंबर मिलने के बाद ही तुम तुम्हारा स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। तो दोनों
मतलब इंस्टीट्यूशनल रिसर्च कमेटी और इथिकल कमेटी का क्लियरेंस आना बहुत इंपॉर्टेंट है टू हैव अ वैलिड रिसर्च। तो ये रिसर्च जैसे ही शुरू होता है देन वी स्टार्ट, मतलब हमारा जो जैसे प्रोसीजर होता है देन वी स्टार्ट डूइंग द रिसर्च। ओके, अगर जहाँ रिसर्च की बात की है, तो जैसे ग्राफोलॉजी पे आपने और विनोद जंगम सर ने इतनी रिसर्च की है, तो वहाँ पे जो एक्सपर्ट बैठे रहते हैं रिसर्च कमेटी के, एथिकल कमेटी के, क्या उनको भी ग्राफोलॉजी आती रहती है कि या वो एक फर्स्ट टाइम किसी ये नए साइंस को एक्सपोजर उनको मिल रहा है, या फिर वो समझने का ट्राई करते हैं आपके द्वारा, या हमारे जैसे लोग जो रिसर्च करना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या हम उसको एक्सपर्ट बोलते हैं, मतलब इन कौन से दृष्टिकोण से, क्योंकि उनका तो अपना अलग ही फील्ड होगा, बराबर। ग्राफोलॉजी उनको पता नहीं होगा, तो वहाँ पे वो जज कैसे करते हैं हमारी थीसिस को, रिसर्च वर्क को, बेस्ड ऑन ऑल द तो अभी इसमें डॉक्यूमेंटेशन? कैसे होता है, ग्राफोलॉजी सबके लिए बहुत नया सब्जेक्ट था और मैंने ग्राफोलॉजी और डेंटिस्ट्री को मिलके एक रिसर्च बनाया है। तो इसमें स्टार्टिंग प्रोसेस क्या होता है, अगर कोई भी ओके, साइंस किसी का कुछ प्रूफ नहीं रहेगा तो तुमको वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ये दो होता है। मतलब ये साइंस या फिर मैंने स्केल बनाई है एंजाइटी के ऊपर, तो वो कितनी वैलिड है और उसकी रिलायबिलिटी कितनी, मतलब कितना परसेंट हम रिलाय कर सकते हैं वो स्केल पे, वो हमने जज किया। और इसके लिए मेरा व्यू ऑल्सो वी हैव स्ट्रगल्ड, क्योंकि ये स्टार्टिंग के मतलब आईआरसी आईईसी के टाइम पे ही मुझे बोला था कि यू नीड टू टेक वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, जो ऑलरेडी इस फील्ड में एक्सपर्ट है, जो ग्राफोलॉजिस्ट ऑलरेडी है, उनको स्केल भेज के उनका व्यूज उस पे लेना था। So you also know that we had struggled a lot ओके, for that कि सबका मतलब सबको स्केल भेजना, हम्म, फिर उनसे या, टिक मार्क करवा के लेना कि अभी यू नो सबसे ये बात सर ने ट्रेट डिक्शनरी की थी, डू यू रिमेम्बर? हमने सारे ट्रेट्स होते थे उसमें और उसके साथ हम एड ऑन करते थे, डिलीट करते थे, मतलब वी वर हैविंग 100-150 प्लस ग्राफोलॉजिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर द ट्रेट डिक्शनरी। तो उससे ये स्केल हमने ये की थी या, एंजाइटी की, आई रिमेम्बर, जिसमें हम सारे ग्राफोलॉजिस्ट पूछे थे व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि एंजाइटी के वी हैव 10 to 15 स्ट्रोक्स, तो उसमें और कॉम्बिनेशंस करके हमने 30 स्ट्रोक्स को मिला के एक एंजाइटी का स्केल बनाया था। तो अकॉर्डिंग मतलब हर एक ग्राफोलॉजिस्ट को हमने वो स्केल दिया था कि व्हाट डू यू थिंक कि इसमें से कौन से सब्जेक्ट में, 30 सब्जेक्ट में से तुमको लगता है कि जिसमें एंजाइटी दिखता है, तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव, वैसे हर ग्राफोलॉजिस्ट का ऑलमोस्ट 20 क्या बोलते हैं ना लोगों को, या मोर देन 20 लोगों को हमने वो स्केल भेजा था टू वैलिडेट दैट स्केल, मतलब एक्सपर्ट्स को, ग्राफोलॉजी एक्सपर्ट्स। तो वहाँ पे हमको थोड़ा दिक्कत आया था, बट आई रियली वांट टू थैंक ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड अदर ग्राफोलॉजिस्ट हु हैव हेल्प टू मेक दिस रिसर्च सक्सेसफुल, क्योंकि वो रिसर्च के आपके स्केल के इनपुट्स के वजह से मतलब पूरा आज ये रिसर्च पब्लिश हो गया है। तो यू नीड मतलब अगर वहाँ पे डेंटिस्ट्री में एक्सपर्ट्स नहीं है तो बाकी ग्राफोलॉजिस्ट का यू हैव टू टेक रिटन फॉर्मेट में, सिग्नेचर फॉर्मेट में तुम्हारा व्यू, तो वो स्टैटिस्टिशियन के यस, पास हम देते तो वो कैलकुलेट के हिसाब से करते हैं। या, मुझे याद है कि सर का मेरे को आता था, मैं प्रिंट आउट लेता था, साइन करता था और बाद में मोबाइल से स्कैन करके उनको वापस व्हाट्सअप कर देता था। उस तरह से उन्होंने, विनोद सर ने सबसे सिग्नेचर पर लेकर उनका क्या बोलते कंसर्न लेकर वो एक रिसर्च वर्क बनाया था। यहाँ पे क्वेश्चन प्रतिमा जी ने पूछा है, हु आर द गाइड्स ऑफ सच रिसर्चेस, यानी ग्राफोलॉजी की ये रिसर्च की बात कर रहे हैं वो, तो वो कौन गाइड होता है जो रिसर्च में हेल्प करते हैं, प्रतिमा जी, स्पेशली एक्चुअली ग्राफोलॉजी में? मेरे केस में ऐसा था कि मेरा ये पीजी करिकुलम था, तो उसमें मैंने डिफरेंट रिसर्च, बट मैंने मेरे जो डेंटल वाले गाइड थे डॉक्टर आलोक पटेल सर, मैंने उनसे बात किया था कि मुझे ग्राफोलॉजी भी आता है, मुझे ग्राफोलॉजी के इसमें, क्योंकि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में चाइल्ड साइकोलॉजी भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो डेंटल एंजाइटी और ग्राफोलॉजी को मुझे मिलके कुछ काम करना है, एंड एवरीवन इन माय कॉलेज सपोर्टेड दैट। सो मेरे दो गाइड्स थे, एक विनोद सर थे हु वाज गाइडिंग मी फॉर, और सेकंड थे मेरे जो डेंटल मतलब पीजी गाइड थे, वो गाइड मुझे बताते थे कि कैसा करना है। ग्राफोलॉजी का पार्ट पूरा सर जंगम सर संभालते थे, और जो टेक्निकल रिसर्च था वो जो हमारी टीम भारती में है वो लोग गाइड करते थे। ओके, ओके।
उनका पूछे वेयर इज योर रिसर्च पब्लिश, रिसर्च पेपर मेरे पास है प्रतिमा जी। और मैं क्या करूँगा, यही जब बात इंटरव्यू खत्म हो जाएगा तो मैं इसको यूट्यूब पर भी पब्लिश करता हूँ, तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में उसकी रिसर्च की पीडीएफ की लिंक मैं डाल दूंगा। जिन जिन लोगों को वो पढ़ना हो रिसर्च वर्क जो अमृता ने किया है एंजाइटी और डेंटल को लेकर, वो मैं वहाँ पब्लिश कर दूंगा। मेरे पास, मुझे अमृता ने भेजा है, तो आप वहाँ चेक कर सकते हो उन्होंने कैसे रिसर्च वर्क स्टार्ट किया था और पूरा पब्लिश किया है एक जर्नल के अंदर में। ठीक है, अमृता वो जान सकते हो वो जर्नल का नाम क्या है, क्या पे इंटरनेशनल पब्लिश जर्नल हुआ ऑफ था? हेल्थ साइंस, स्कोपस इंडेक्स जर्नल है। हाँ। ओके। ओके ओके ओके। अब जहाँ इसकी बात करते हैं, तो आपने और विनोद सर ने इस पर जब स्टार्ट किया था, ठीक है, तो वो पैरामीटर्स क्या थे? मतलब जैसे आपने बोला एज ग्रुप हो गया, फिर बाद में हम सब ग्राफोलॉजी से आप लोगों ने इनपुट लिया था, ठीक है, तो ऐसे क्या पैरामीटर्स थे? मतलब एंजाइटी पे स्केलिंग पर एज ग्रुप को लेकर, जोग्राफिकल एरियाज को लेकर, अलग अलग पैरामीटर्स क्या था जहां आपने ये स्टार्ट कर दिया था एंजाइटी और बाकी सारे ट्रेड को बराबर। रिसर्च तो करना? मैंने स्टार्टिंग ऑफ रिसर्च ऐसे किया था कि फर्स्ट आई डिसाइडेड द एज ग्रुप, क्योंकि ग्राफोलॉजी में राइटिंग आता है तो यूजुअली भी टेन टू फोकस थोड़े बड़े बच्चे, सो मैंने 8 to 13 years के एज ग्रुप में बच्चे सिलेक्ट किए थे वो कैन राइट प्रॉपरली। तो पहला मेरा क्राइटेरिया एज ग्रुप था, ओके। बच्चे था। थर्ड था मेरा जो पहली बार हाँ। डेंटल क्लिनिक में विजिट कर रहे हैं। और दूसरा क्राइटेरिया था जो पहली बार, मतलब दो ग्रुप्स, एक फर्स्ट डेंटल विजिट के लिए बच्चे और दूसरे जो पहले भी डेंटल क्लिनिक में आ चुके हैं। तो उन दोनों के एंजाइटी में हमने कंपेयर ओके। किया था कि फर्स्ट टाइम एंजाइटी कितनी होती है बच्चों में और जिनको पता है उनमें कितनी एंजाइटी होती है बच्चों में। सो देर इज अ ओके वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन ओके एंजाइटी एंड फियर। फियर मतलब होता है कि ओके ओके। नोन चीजों का जो डर लगता है उसको फियर बोलते हैं, बट जो अननोन चीज होती है, मतलब पता नहीं ओके। क्या होने वाला है, अभी मैं वहां पे जाने वाला हूँ तो क्या करेंगे, इंजेक्शन होता है क्या, बिकॉज यूजुअली पेरेंट्स डराते हैं बच्चों को कि अगर खाना नहीं खाया पढ़ाई नहीं की तो फिर डॉक्टर के पास लेके जाएंगे या फिर इंजेक्शन मिलेगा, या फिर डेंटिस्ट बोलने के बाद एवरीवन फियर की इंजेक्शन मिलने एग्जैक्टली। वाला है या फिर पेन से एसोसिएटेड है। तो वो अननोन फियर जो होता है उसको हम एंजाइटी बोलते हैं। तो वो बच्चों में कितना पाया जाता है जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं क्लिनिक में और जो ऑलरेडी आ चुके हैं, ऑलरेडी जिनका डेंटिस्ट के साथ एक्सपीरियंस है, उनकी हम एंजाइटी लेवल में चेक करने वाले थे। मतलब हमने चेक किया था। तो दो ग्रुप में हमने फिर जो स्केल बनाई थी, जो हमारी एक ग्राफोलॉजी स्केल है और एक जो ऑलरेडी यूज करते हैं डेंटिस्ट्री में, वो एक कबीर एंजाइटी स्केल करके थी। उसमें एंजाइटी के बहुत सारे स्केल्स होते हैं, तो मैंने जो चूज किया था ओके उसमें कॉग्निटिव इफेक्ट भी लाया था वो जो कबीर एंजाइटी स्केल है। तो मैंने सोचा ये स्केल बहुत ज्यादा बेटर पड़ेगा कंपेयर टू दूसरे ग्राफोलॉजी के लिए। तो हमने दोनों पार्टिसिपेंट, मतलब ग्रुप ए और ग्रुप बी, दोनों को भी हमने दोनों स्केल्स दिए थे। दोनों स्केल्स मतलब जो कबीर वाली है उसमें क्वेश्चन फॉर्मेट थे कि हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ, फिर आपको अगर मार्क्स दिया तो आपको कैसे लगेगा, वो स्माइलीज पे येस नो और स्माइलीज का सिंबल पे वो बच्चों को और पेरेंट्स की हेल्प से टिक करना था। और जो ग्राफोलॉजी का था उसमें बहुत सिंपल था कि हमने एक फॉर्मेट तैयार किया था, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट, वो सिर्फ फॉर्मेट तुमको लिख के निकालना है। तो सबको ये स्किल बहुत अच्छी लगी, ओके क्योंकि टेक्नोलॉजी में कैसे होता है, हम जब मतलब क्वेश्चंस पूछते हैं तो क्वेश्चंस बायस्ड होता है कि अगर मैं खुद डेंटिस्ट हो गई, मैंने उसको खुद ट्रीट किया है, तो मेरे सामने कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि नहीं मुझे बुरा नहीं बोलना है सामने वाले को, नहीं मुझे, मतलब बायस आ जाता है, अच्छा। मतलब जो ट्रू फीलिंग्स होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ये फील्ड में ऐसे दिक्कत आती है। कोई बात नहीं। बट ग्राफोलॉजी स्केल में ऐसा था कि उनको सिर्फ हैंडराइटिंग सैंपल देना था, बाकी कुछ उनको कुछ पता ही नहीं कि एंजाइटी कौन से ओके ओके राइटिंग से दिखता है, कौन से लेटरिंग से दिखता है। सो दैट वाज वेरी एवरीवन टू रूल आउट एंजाइटी डिसऑर्डर या फिर जो सिचुएशनल एंजाइटी है, वो सारा राइटिंग से। हम जो ग्राफोलॉजिस्ट थे, हम 2 से 3 लोग थे जो हम स्केल्स चेक करते थे और उसमें से मार्क करते थे। तो ये ग्राफोलॉजी स्केल में हम करते थे वैसे। ओके ग्रेट। ओके ग्रेट। अभी जहाँ एंजाइटी की बात कर, अपार्ट फ्रॉम द एंजाइटी, आपने बताया कि अननोन चीजें होती है उसके कारण होती है, ठीक है। अब एंजाइटी होती है क्यों? पेन के कारण, जहाँ डेंटल इन्फेक्शन या रूट कैनलिंग, देयर कैन बी मल्टीपल इश्यू टू द डेंटल इन्फेक्शन एंड डेंटल ट्रीटमेंट। तो वहां पे जो आपने एंजाइटी लिया,
फाइनली पता चला वो एंजाइटी किसके कारण होती है पेशेंट को, जो आपको रिसर्च में आपको हेल्प की ग्राफोलॉजी तो के ये थ्रू? सारी चीजें मुझे ग्राफोलॉजी की वजह से, राइटिंग से पता चली, जब मैंने पेरेंट्स और बच्चे से बाद में काउंसलिंग में हमने बात किया कि किस बात का डर लग रहा है। मतलब मोस्टली जो ओके फर्स्ट डेंटल विजिट जिनका था, जिनको कुछ भी आइडिया नहीं थी कि जाके क्या होने वाला है, सो एवरीवन फियर कि डेंटिस्ट इज गोइंग टू हार्म मी और गिव मी पेन इन सम और अदर रीजन, इन सम और अदर फॉर्म। ओके मतलब मेरा इधर ओके दांत निकालने वाले हैं ओके या फिर क्या करने वाले हैं पता नहीं। सो अननोन फियर और एंजाइटी ऑफ दैट। ओके सो मतलब इमेजिनेशन बोलते हैं ना, मतलब एक तो कैसे होता है, इफ दे हैव नॉट विजिटेड द डेंटिस्ट, उनके फ्रेंड्स विजिट करते हैं, या फिर क्या बोलते हैं ना, कोई में सुनते हैं कि हम डेंटिस्ट के पास गए थे, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। मतलब जो बाकी लोग बोलते हैं उनके मतलब एक्सपीरियंस से भी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बच्चों को, क्योंकि दे आर वेरी इमेजिनेटिव एंड दे कैन इमेजिन बहुत कुछ ज्यादा जो नहीं होता है रियलिटी में। सो बच्चों के साथ डील करने में आई हैव गॉट टू नो वन थिंग कि उनको अगर बोल के कुछ भी काम किया जाए ना, दे आर द वंडरफुल पेशेंट्स। मतलब उनको हम अगर इंजेक्ट भी करना ओके हो, एनेस्थेशिया भी देना हो, यू हैव टू क्रिएट स्टोरीज एंड टेल देम कि अंदर कीड़ा हो गया है तो उनको सुलाना पड़ने अच्छा वाला है, तो यहाँ पे हैवी हैवी लगेगा, यहाँ पे पानी भरने वाला है, बिकॉज वो फीलिंग उनको नहीं अच्छा पता अच्छा क्या है। बट दे विल कोऑपरेट अगर तुम उनको स्टोरी फॉर्मेट नहीं में बता बोलोगे। और ग्राफोलॉजिस्ट और भी अच्छी बात है कि तुमको समझ में आता है कि वो बच्चे का वीकनेसेस क्या है, एंजाइटी किस वजह से आ रही है, तो उसको ओके ट्रीटमेंट करने में भी मुझे बहुत आसानी होती थी। तो उसको कौन से वे में हैंडल करना है, उसको मतलब प्यार से समझाना है, स्टोरी फॉर्मेट में समझाना है, उसके लिए पेरेंट्स पास में रहेंगे तो वो अच्छे से बिहेव करेगा, या उसको दूर रखेंगे तो अच्छे से बिहेव करेगा। क्योंकि कोई कोई बच्चे ऐसे रहते हैं कि नखरे दिखाते हैं, ओके मम्मी का पापा का नहीं सुनते, या फिर पापा स्ट्रिक्ट होते तो पापा रहने के बाद ही घर से अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे। सो ये सारी चीजें मुझे राइटिंग से समझ में आती थी, इसलिए मुझे पेशेंट को ट्रीट करने में बहुत आसानी होती थी। हाँ, यहाँ पे अमृता प्रतिमा ने एक और क्वेश्चन पूछा, डिड यू कलेक्ट द टू हैंडराइटिंग सैंपल्स, वन बिफोर द ट्रीटमेंट एंड वन यस आफ्टर द डेंटल ट्रीटमेंट? ये मेरे दिमाग में आने ही वाला था, तो यस उन्होंने वही मैंने क्वेश्चन पूछा, ताकि आपको एक पता चले कि डेंटल के पहले, ट्रीटमेंट से पहले वो एंजाइटी के ट्रेस क्या थे, और आफ्टर ट्रीटमेंट अगर आपने लिया है तो क्या तो वेरिएशन आया है टेस्ट के मैंने अंदर? ऐसे किया था कि जब भी वेटिंग एरिया में बच्चों को बिठाया था, तो वेटिंग एरिया में मैंने 100 सैंपल लिया था दोनों बच्चों का। मतलब चेकअप करने से पहले का एक सैंपल है और चेकअप और ट्रीटमेंट होने के बाद का सैंपल है, तो उनमें कंपैरिजन किया था। तो जिन ओके बताया गया बाद में, मतलब ट्रीटमेंट में जब हम मिरर से चेक करते हैं कि क्या बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे कीड़ा लगा है, यहाँ पे ये करना चाहिए, यहाँ पे वो करना चाहिए, उनके सिंपल टर्म्स में समझाना है उनको। मतलब बहुत हेवी वर्ड्स यूज करके अच्छा इंजेक्शन को अच्छा अच्छा अल्टरनेटिव बोल सकते हैं कि पानी मारने की मशीन, या फिर अगर माउथ मिरर जो आईना है उनको बोलते कि तुम सेल्फी कैसे लेते हो, वैसे वैसे ही कैमरे फिर आईने से तुम्हारे दांत को चेक करने वाले हैं। तो ऐसे सब वर्ड से उनको अगर समझाया जाए कि हम क्या करने वाले हैं, तो उनकी एंजाइटी बहुत कम हुई, बहुत ज्यादा कम हुई थी। ओके ओके एक और क्वेश्चन देखो सामने से, फिर एक और आया है विद द सेम पर्सन, व्हाट इफ द पेशेंट है 3 to 4 नहीं, सिटिंग लॉन्ग ट्रीटमेंट, तो हाँ नहीं, एंजाइटी तो का यहाँ कैसे पे डील करते यहाँ हो पे वी लंबा आर गोइंग ट्रीटमेंट? बैक टू द बेसिक्स कि तुम्हारा इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे मैं ऐसे ही बच्चे ले रही थी जिनका एक इसमें ही ओके ट्रीटमेंट खत्म होगा, मतलब प्री इसमें तो ठीक है, बट पोस्ट इसमें जिनका एक या ओके दो विजिट में ही ट्रीटमेंट खत्म होने वाला है, वैसे ही पार्टिसिपेंट्स मैंने मेरे स्टडी में लिए थे। ओके 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 अब जहाँ आपने एंजाइटी की हम बात करें, वो कौन से लेटर्स है? मैं डीपर लेवल पे तो नहीं जाऊंगा बिकॉज ये बहुत ही उमदा सब्जेक्ट है, लेकिन एक कॉमन इंसान के लिए एंजाइटी आप कौन से लेटर्स पे देखते हो, स्पेशली बच्चों में, क्योंकि वी आर डीलिंग विद मोर विद द किड्स ओनली, तो कौन से लेटर्स बच्चों में दिखते हैं स्पेशली डेंटल ट्रीटमेंट के पास जब आपके पास ओके, आते हैं? तो कोई सबसे स्पेसिफिक लेटर्स पहले जो आपने इविडेंट बारंबार देखा हो? मुझे था कि उनकी बेसलाइन, मतलब दे विल फेयरफुल, तो उनकी बेसलाइन हाँ बहुत स्लोपिंग हुई थी। बहुत सारे बच्चों में, इफ यू वांट आई कैन शेयर द सैंपल्स आल्सो, मेरे पास सैंपल्स भी है, कुछ फोटोज में शेयर भी करूंगी। उसके बाद में
एंजाइटी में हाँ हाँ। एंजाइटी में ऐसे भी था, क्या बोलते हैं ना, स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स जो होते हैं, हम वाइड वर्ड स्पेसिंग बोलते हैं। हाँ, वो बहुत दूर थी, मतलब वहां पे व्हाट कुछ तो स्पेसिंग। अननोन फियर उनका छुपा हुआ था। दोज हु वेर हैविंग कर्सिव राइटिंग या फिर अच्छा ओके। नॉर्मल उनका स्पेसिंग था, वो बच्चे घुल मिल के बहुत अच्छे से कर गए थे। बट जिनका बहुत वाइड वर्ड स्पेसिंग था, वो बच्चों में आलूक रहना, हम्म बात नहीं करना, या फिर हम कुछ पूछ रहे हैं तो आई कांटेक्ट भी नहीं हम्म। करना, ये सारी चीजें बहुत पाई गई थी। तो वर्ड स्पेसिंग और टाइनी राइटिंग, स्मॉल राइटिंग के थे, मतलब ये तीन बहुत हम्म ज्यादा एविडेंट ट्रेड्स मुझे मिले थे, बेसलाइन, स्पेसिंग और साइज ऑफ राइटिंग। ये जो थे वो बहुत एविडेंटली थे कि यू ओके। कैन से इंट्रोवर्ट वालों को भी थोड़ा एंजाइटी का इशू होता है, बिकॉज दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस उनको क्या फील हो रहा है, किस हाँ क्या थॉट प्रोसेस चल एग्जैक्टली। रहा है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। तो उन लोगों में एंजाइटी ज्यादा दिखी गई। अच्छा, अगर यहाँ जा है अमृता, तो उसमें बच्चों का क्या एज ग्रुप रहा था जो आपने एंजाइटी पे जो वर्क किया? ये क्या एज ग्रुप के बच्चे आपके पास मतलब आते हैं? हॉस्पिटल में मेरे पास तो न्यूबॉर्न बेबी से लेके 14 years ओल्ड तक थे, मतलब मैंने 1 day बेबी को भी ट्रीट किया है। बट यहाँ पे स्टडी में हैड टेकन हो, 8 to क्या बात है। 13 years ऑफ एज। अच्छा अच्छा। तो इसमें उनकी मेजर दर क्या रहती थी मेरा आपने देखा? इस सॉरी सॉरी, आपका वो आवाज बेवकूफ है, बारंबार फोन किए जा रहे हैं, मैं कट कर रहा हूँ फिर भी वो कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं। ठीक है, यस मैं, हाँ क्वेश्चन ये था कि जो एज ग्रुप के बच्चों आपके पास आते हैं इसके लिए, क्या उनके अंदर सिर्फ डेंटल को लेकर रहती थी कि मुझे जाना पड़ेगा, डॉक्टर सुई मारेंगे मेरे को दर्द होगा, या फिर उसके अलावा भी कोई और भी एंजाइटी या फियर आपको दिखाई दिया जब आप उनके साथ डील कर रहे थे while going to the analysis of the children on the anxiety research apart from हाँ, the तो इसमें dental कैसे होता fear? है ना कि हर एक लोगों में एंजाइटी होती ही है। बट मतलब हर किसी को ओके। बटरफ्लाइज स्टमक में फील होते हैं, हर किसी को लगता है कि वी डोंट नो द फ्यूचर क्या है, इट्स ऑल अनप्रेडिक्टेबल। तो वो जो थोड़ा लगता है वो सब में होता है। बट अगर ये कंसिस्टेंटली हर ओके अपॉइंटमेंट में अगर तुमको मिल पा रही हो, तो यू कैन से यू हैव सम काइंड ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। तो यू हैव टू चेक बाकी का भी, मतलब ओके उसका ओके। खाना पीना कैसे है, वो बहुत ज्यादा खा रहा है या बिल्कुल भी नहीं खा रहा है, फिर हाउ इज ही बिहेविंग पब्लिक में, कैसे ओके। बिहेव कर रहा है, पर्सनली घर में रहते तब कैसे बिहेव कर रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस जब तुम पेरेंट्स के साथ पूछोगे, ऑब्वियसली वी गेट टू नो ऑल दी आंसर्स थ्रू राइटिंग, बट तुमको पेरेंट्स के साथ एक बार क्रॉस चेक करना ही है ओके कि बच्चों के साथ अच्छे से खेल रहा है, या ओके। बहुत ज्यादा झगड़े कर रहा है, या अकेले ही बैठता है स्कूल में, अकेले ही टिफिन खाता है क्या। तो ये सारी चीजें क्वेश्चंस पूछ के राइटिंग से भी कंफर्म होती है हमको, और पेरेंट्स से भी कंफर्म होता है। सो ऑब्वियसली हमको एक पॉइंट से ओके। ऐसे कंक्लूजन आया था कि हम जो भी एंजाइटी देख रहे हैं, ये सिचुएशनल एंजाइटी है जस्ट डेंटल क्लिनिक या फिर डेंटल को लेके, या जनरलाइज ही उसकी एंजाइटी है। तो कुछ कुछ ट्रेन करने के बाद हमने देखा कि उनकी सेकेंड स्केल में एंजाइटी की रीडिंग कम हो गई है। तो हमको वो पता चला सिचुएशनल एंजाइटी। ओके और आई रिमेम्बर एक या दो केसेस ओके। ऐसे थे, उनमें दे वर वेरी इंट्रोवर्ट किड, ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे, स्कूल में भी बात नहीं करते थे। मुझे भी डे टू 1 to 2 अपॉइंटमेंट्स बात नॉर्मली बात करने में। तो ऐसे बच्चों में मैंने उनको बाद में बोला था पेरेंट्स को ओके कि ऑब्वियसली चाइल्डहुड में जो भी बिहेवियर बच्चों का होता है, वो घर में एनवायरनमेंट कैसे होता है, मॉम डैड का रिलेशनशिप कैसा है, उनका चाइल्डहुड का पेरेंटिंग कैसा है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मैंने पेरेंट्स को भी बोला था कि यू हैव टू वर्क ऑन फ्यू, मतलब कुछ चीजें हैं जो तुमको भी चेंज करनी पड़ने वाली है फॉर योर किड्स टू हैव प्रॉपर डेवलपमेंट। क्योंकि हमको लगता है कि बच्चों को कुछ समझता नहीं है, बट बच्चों को सब कुछ समझता है, बट उनको पता नहीं कि एक्सप्रेस कैसे किया जाए, उनके पास वर्ड्स नहीं होते हैं एक्सप्रेस करने के लिए। एग्जैक्टली।
अगर मैं जहाँ हम एंजाइटी की बात कर रहे हैं तो इन ग्राफोलॉजी वी से देयर द टू प्रोग्रामिंग, शिव शक्ति प्रोग्रामिंग जिसको हम 0 and 1 कहते हैं, जिसको हम फादर एंड मदर प्रोग्रामिंग लेमन लैंग्वेज में कहते हैं। तो जहाँ क्या आपने कभी ये चेक किया अमृता के डेंटल इन्फेक्शन है या स्पेसिंग ऑफ द टूथ के कारण बीच में जो कीड़ा पड़ रहा है या पेन हो रहा है, क्या इन सब में क्या अलग अलग प्रोग्रामिंग है या सबकी एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग है? यार मदर प्रोग्रामिंग डिस्टॉर्टेड है इसीलिए ये पेन होता है, यहाँ पे फादर के साथ डिस्टॉर्शन आ रहा है इसीलिए ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, क्या उस तरह की भी अपार्ट फ्रॉम द एंजाइटी क्या उस पर भी आपने नहीं, कभी ये रिसर्च पर्सपेक्टिव से वर्क मैंने में कभी एक्चुअली सामने नहीं आया? देखा है राइटिंग को, बट दिस इज अ वेरी गुड टॉपिक फॉर रिसर्च, क्योंकि आर एक्सपर्ट इन मेडिकल ग्राफोलॉजी ऑब्वियसली। सो मुझे ऐसा लगता है कि भी मतलब कहाँ से ना कहीं से शुरुआत तो होनी चाहिए, मतलब रिसर्च के लिए अगर उनको टेक ग्राफोलॉजी अलॉन्ग और उसको साइंस प्रूव करना है, बिकॉज जो ग्राफोलॉजी में है दे हैव टेस्टेड द फ्रूट्स ऑफ ग्राफोलॉजी की ग्राफोलॉजी क्या कर सकता है। सो आई थिंक जो आपने अभी बोला है कि 0 और 1 का प्रोग्रामिंग, मैंने ये पर्सपेक्टिव से नहीं देखा था, बट ये पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो ये भी एक रिसर्च टॉपिक हो सकता है। और इसमें ग्राफोलॉजी हैज सो मच पावर टू हील, मतलब हमने पर्सनल लेवल के थेरेपीज देखे, हमने खुद चेंजेस खुद में भी देखे। मतलब आई स्टार्टेड माय थेरेपी इन 2012, तो हमारा एक सेशन होता था जिसमें वी यूज टू राइट व्हाट आई वांट एंड व्हाट आई डोंट वांट थेरेपी सेशन में, और डोंट वांट को वांट्स में कैसे कन्वर्ट करना है वैसे। सो आई कैन से मैंने जितने भी लिस्ट मेरे बनाए थे, मेरी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट थी खुद के लिए, घर वालों के लिए, फैमिली बिजनेस के लिए, तो आई कैन से मेरी सारी चीजें फुलफिल हुई। लेकिन ये ग्राफोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल था। और मेरी लास्ट विश ये थी कि मुझे पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में पीजी करना है, और कॉलेज ने गॉट दैट इन 2019, तो वो वाली विश दैट वाज द लास्ट विश। बाकी सारे विद क्या बोलते हैं ना कोर्स ऑफ टाइम पूरे होते गए। सो इफ दिस साइंस कैन होल्ड दिस मच ऑफ इमेंस एनर्जी और पावर अगर है, तो अगर इसको रिसर्च इसमें हमने प्रॉपरली किया तो बहुत ज्यादा चेंजेस लोगों के लाइफ में हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। क्योंकि पीपल ओनली बिलीव साइंटिफिक एविडेंस जो तुम उनके पास लेके जाते हो। अगर हमने बोला कि हमने 10 लोगों को ठीक किया है, तो वो बोलते कि प्रूफ कहाँ पे है हमारे पास। तो एवरीथिंग नीड टू बी डॉक्यूमेंटेड। अगर तुम केस भी कर रहे हो, लाइक इफ यू आर वर्किंग विद ऑटिस्टिक किड, इफ यू आर वर्किंग विद स्पेशल, तो दे हैव देयर स्पेशल एबिलिटीज इनटू इट। सो वो हमने उनको थेरेपी दिया है तो वी नो कि उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, बट यू हैव टू मार्क दैट चेंजेस, यू हैव टू कीप इट ऑल इन रिकॉर्ड कि ये डेट पे ये दिया था, उसे ये चेंज हमको दिखाई दिया है। और क्यूमुलेशन में 6 months में 1 year में जो कुछ भी फर्क दिख के वी हैव ऑल इन डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट। तो हमारे पास प्रूफ है हर चीज का कि उसकी क्या रिएक्शन थी, उसने कैसे किया, हमने उसको क्या दिया था, मतलब इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट तीनों चीजें हमारे पास होती है डॉक्यूमेंटेड। सो इट इज अ प्रूफ फॉर अस टू गिव कि क्या प्रूफ है, वी कैन गिव हिम ऑल द रिकॉर्ड जो है जो भी। और अगर ये पब्लिश फॉर्मेट में होता है तो बहुत ज्यादा लोगों के फायदे में भी हो सकता है, मतलब होता ही है, बिकॉज पीपल रीड ऑल द रिसर्चेस। हम देखते हैं कि WHO का ये रिसर्च आया, इसने वो रिसर्च किया, ये रिसर्च किया, दिस ऑल एवरीवन स्पीक्स इन द लैंग्वेज ऑफ रिसर्च। Amrita, why I told about the father and mother programming, क्योंकि पहले ग्राफोलॉजी कहते हैं कि 0 to 7 years the baby is connected with the mother और मदर प्रोग्रामिंग होती है, और फिर 7 to 14 फादर की रहती है। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अबाउट द नंबर, लेकिन आपने जो अधिकतर देखा होगा मम्मी ही आती होंगी, सबकी मदर ही आती होंगी इन बच्चों को साथ में अकम्पनी करती हुई। तो व्हेन यू लुक इनटू द सैंपल्स फॉर द एंजाइटी और इवन फॉर द डेंटल इन्फेक्शंस, तो कहीं पे आपने ऐसा क्वेश्चनिंग प्रोवोकिंग किया कि आपको किसी से डर लग रहा है, मम्मी डांटती रहती है या पापा बहुत चिल्लाते रहते हैं या घर में डिस्प्यूट हो रहे हैं, क्या वो सारे क्वेश्चनिंग कभी हुई कि जिसके कारण आपको पता चले ये भी एक रीजन हो सकता है एंजाइटी का, जिसके कारण बच्चा डर रहा है? बिकॉज एज पर माई एक्सपीरियंस इन द डेंटल पार्ट, the distortion or the issue with the father that caused the root canal or the dental infection, that's on the very emotional and mental level. I'm not talking about तो जहाँ अब बच्चे को जब छोटी से बच्चे को अगर रूट कैनाल आएगा तो आप बोलोगे कैसे हो सकता है, अभी तो उसकी प्रोग्रामिंग चल रही है 0 to 7 में मदर की,
तो वहाँ रूट कैनल कैसे आ सकता है। पर वहां पर उस बच्चे ने देखा होगा अपने मॉम को अपने फादर के साथ या फादर को अपने मॉम के ऊपर डोमिनेट करते हुए, और वो जो एंजाइटी और गुस्सा रहा होगा कहीं ना कहीं दैट क्रिएट द डेंटल इश्यूज ऑल्सो, बिकॉज द डेंटल इज नोन एज द शनि इन टू द एस्ट्रोलॉजी। ओके, और शनि यानी के कर्म करना, द वन प्रोग्रामिंग, और अगर वन प्रोग्रामिंग वहां पर डिस्टॉर्शन फॉर्म में आ गई है तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट द रूट्स यानी कि फादर। और रूट कैनल तभी होता है जब रूट आपके वीक हो जाते हैं। ओके, व्हाट आई अंडरस्टैंड टू माय रिसर्च वर्क। तो इसलिए मैंने बोला अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप इस पर रिसर्च करोगे तो डू टेक केयर ऑफ द व्हाट द 0 and 1 प्रोग्रामिंग है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उसमें। सेकेंडली एक क्वेश्चन भी आया था अगेन फ्रॉम द प्रतिमा जी, आर यू प्लानिंग टू डू मोर सच रिसर्च इनटू द चाइल्ड साइकोलॉजी एंड दिस development area of the Yes, research work yes, in I'm graphology? looking forward to it. Okay, okay, great. Apart from the anxiety, अमृता आपने और कौन से एरिया को टच किया है ग्राफोलॉजी विद द बच्चों और विद द ओके, मेंटल अगर इन जनरल एलिमेंट्स? ग्राफोलॉजी में जो थेरेपी स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर बात की जाए तो रिलेशनशिप्स में काम किया है मैंने। फिर छोटे बच्चों में जिनका फोकस अटेंशन मतलब एडीएचडी हम बोलते हैं वैसे बच्चों में मैंने काम किया है। फिर एक एडिक्शन की भी केस थी, ड्रग एडिक्शन, तो उसमें भी मैंने काम किया है। देन इनकम या फिर ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट फ्रॉम द सेल्फ, मतलब बहुत लोगों को ऐसा होता है कि दे पुट ऑन देयर एफर्ट्स बट जो आउटकम्स होना चाहिए वो उनको नहीं मिलता है। तो ऐसे इसमें भी वो ही इज अ लॉयर फ्रॉम मुंबई एंड यस मोस्टली रिलेशनशिप्स में और पर्सनल डेवलपमेंट और एंगर इश्यूज पे आई हैव वर्कड मोर, और किड्स पे तो चल ही रहा। अच्छा, अगर मैं एंजाइटी की बात करूं, आपने बच्चों पर भी काम किया, लेकिन अगर फिर भी मैं एडल्ट की बात करूं, मैंने तो अपने एडल्ट एरिया, कौन से लेटर्स, मैं ये उसके फॉर्मेशन नहीं पूछ रहा हूँ क्या, लेकिन कौन से लेटर में एंजाइटी एक एडल्ट में, एक बड़ों में जो 18+ है उनमें दिखेगी, कहीं आपके उससे कुछ इनपुट्स मिल सकते हैं? एडल्ट्स में एक्चुअली ऐसे था कि जिनकी बहुत ज्यादा स्ट्रेटेस्ट बेसलाइन होती है ना, उनको एंजाइटी होता है और ओवर थिंकिंग और रात में नींद नहीं आती है। सो ये एक बहुत ज्यादा रिजिड हम बेसलाइन जो बोलते हैं ना, ऐसे लोगों में एंजाइटी पाई ही गई है। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। वहाँ स्ट्रेट बेसलाइन को लोग बोलते हैं बहुत फोकस बंदा है, तो उसको कुछ ग्राफोलॉजी से एकदम पॉजिटिव साइड मानते हैं। वहां पर आप बोल रहे कि वहां पर, yeah, I'm not trying to put you into the trap. I'm just giving a different perspective on graphology because how I get to know about this one, that is through the विनोद सर only. अगर कोई चीज को मैं ऐसे देख रहा था तो विनोद सर उसको दूसरे दृष्टिकोण से भी देखते थे कि ऐसा भी तो नीरव हो सकता है। यू तो वी हैव द टॉक ऑन व्हाट्सएप आल्सो। बोला हाँ सर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। जो जैसे आपने बताया कि ये भी एक रीडिंग है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फोकस हो जाना और यही चाहिए, और अगर वो चीज नहीं मिली तो ऑब्वियसली एंजाइटी लेवल उसकी बढ़ जाती होगी बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम स्ट्रेट बेसलाइन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द आई डॉटिंग पर कभी आपने ये चेक किया, क्योंकि दैट आल्सो रिफ्लेक्ट द एंजाइटी? उसमें एक्चुअली आई डॉटिंग में वी कैन से जिनका डॉट परफेक्ट नहीं आता वो ऐसा फ्लिकरिंग आता है या फिर एंगल्स जिसमें आते हैं उसमें इरिटेशन होता है, तो इरिटेशन की वजह से एंजाइटी होती है उनमें। और यू सेड इट वेरी नीरा, जो बेसलाइन जिनकी बहुत रिजिड होती है उनमें परफेक्शनिस्ट, उनको हर काम परफेक्शन में चाहिए होता है। अगर वो वैसे काम नहीं हुआ तो उनकी एंजाइटी रहती है कि अगर ये चीज अच्छे से नहीं हुई तो उनको हर चीज अप टू द मार्क चाहिए होती है, तो उसको उसकी एंजाइटी होती है। It's all every coin has two sides, ऐसे होता ही है। ओके 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 ओके। अच्छा, तो जहाँ जहाँ आपने बोला बेसलाइन की बात हो रही है तो दैट्स अगेन कम एज अ मदर प्रोग्रामिंग। तो कहीं ना कहीं पे वो एंजाइटी वाले लोगों को जो हम बोल रहे हैं कि उनको एंजाइटी तो हर चीज परफेक्शन में चाहिए, और परफेक्शनिस्ट का काम, आमिर खान बनने का काम होता है मदर प्रोग्रामिंग। आई एम जस्ट नॉट किडिंग। लेकिन अगर इतना परफेक्शनिस्ट बनना है तो अगर बचपन से ही आ रहा है बच्चों में तो वो मदर प्रोग्रामिंग होगी। तो मदर उसको डांटती है, व्हाट वी यूजुअली जनरल स्टैंडर्डाइज रूल और जनरल रीडिंग स्ट्रेट बेसलाइन होती है, तो मदर काफी स्ट्रिक्ट है और मदर ने उनको बहुत डांटा है कि बेटा तेरे को पढ़ना है, तेरे को पढ़ना है, एकेडमिक्स में अच्छा बनना है,
आगे जाकर आईआईटी बनना है, आईआईएम बनना है, वॉट एवर इट कैन बी द ड्रीम ऑफ द मदर और ऑफ द पेरेंट या बच्चे के। जहां तक स्टेट बेसलाइन मैंने देखा है ना, वहां मदर की भी अपनी खुद की ख्वाहिशें बच्चों के ऊपर थोपी जाती है कि आपको ये ही काम करना है। पेरेंटिंग ये मैंने रिसेंटली कुछ महीने पहले पेरेंटिंग जिनकी होती है, यू कैन से, मतलब पेरेंट्स को हर चीज परफेक्टली चाहिए। उनको उनका बच्चा एकेडमिक्स में भी फर्स्ट आना चाहिए, स्पोर्ट्स में भी चाहिए, सिंगिंग डांसिंग भी चाहिए। वो बेचारे बच्चों को इतना पूरे तरह से रोबोटिक बना एग्जैक्टली मतलब देते वो हैं। बचपना चला जाता है, बट दे जस्ट बी इन दैट फियर्स कंपटीशन रैट रेस में। बट फिर वो बच्चे का वो बच्चा होता है कि उसको बाकी चीजें अच्छा। एक्सप्लोर करनी होती है। आई फील बचपन में सबको एक्सप्लोर करने से ही इनोवेशन या सारी चीजें पता चलती है कि उनको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। क्योंकि पेरेंट्स का कैसे होता है, मुझे करने के लिए नहीं मिला, मैं मेरे बच्चों को वो करने के लिए भेज दूंगा। मतलब मुझे फुटबॉल खेलना है, मुझे फुटबॉल खेलने नहीं, मेरे बच्चे को फुटबॉल प्लेयर बनाना चाहता हूँ। सो यू आर इम्पोजिंग योर विशेस ऑन योर किड, विच इज नॉट करेक्ट। तो वो बच्चों को क्या Exactly. पसंद है उनको एक्सप्लोर करने देना चाहिए, अच्छा। उनको चॉइस होनी चाहिए करने के लिए। जहां हमने एंजाइटी की बात की, क्या ऐसे कोई बहुत सेंसिटिव केस आए जो आपको डील करने में बहुत हार्ड लगा था, चाहे वो एनेस्थीसिया देना हो या प्रॉपर ट्रीटमेंट करना हो, मे बी डिप्रेशन वाले केस आए हो जहां आपने चेक किया कि एंजाइटी भी है, डिप्रेशन भी है, तो इसको हैंडल करना काफी टफ हो रहा था। ऐसे कोई केसेस कभी आए जहां आपको हैंडराइटिंग से ये यस, सारी चीजें एक्चुअली पता चली? मेरी एक केस थी विच वाज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टडी, बट एक ऐसी केस थी जो बच्चे को उसके ओके। डैड बहुत ज्यादा निग्लेक्ट करते थे। मतलब हर बच्चे का होता है एक बेसिक देना चाहिए, खाना पीना, मतलब फूड क्लोथिंग शेल्टर, वो उसकी राइट होता है। बट वो बच्चे को उसके डैड बहुत मारते थे, या फिर मतलब डैड वाज नॉट ट्रीटिंग हिज किड वेरी गुड। तो ही वॉज वेरी फियरफुल। मतलब मैं अगर कुछ हिल भी जाती हूँ, मतलब मेरी चेयर हिलती भी है थोड़ी सी, वो एकदम से ऐसे डर जाता था। मतलब उसको लगता है मैं मारने वाली हूँ या कुछ करने वाली ओके। हूँ। तो उसके साथ मुझे 4 से 5 सिटिंग में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उनसे बुलाती थी, उससे बात करती थी, उसको इंट्रोड्यूस कराती थी कि ये पानी है, हवा है, इसमें से हवा आती है, फिर ये ऊपर नीचे होता है। तो 2-3 सेशंस हमारे तो सिर्फ सारा इंट्रोडक्शन कराने से पहले तो उसको मतलब बोल काउंसलिंग में दिया कि गए। दिस एनवायरनमेंट इज सेफ फॉर यू, नो वन इज गोइंग टू हर्ट यू ओवर हियर। तो वो एक ओके। केस मुझे अब तक याद है। उसकी मॉम बहुत सपोर्टिव थी, मतलब मॉम को भी वो तकलीफ थी, तो मॉम बोलती की आमच्याकडे दुसरा काय पर्याय पण नाही आहे, मतलब दे वर हेल्पलेस एट दैट टाइम। तो वो आई कांट फॉरगेट दैट किड। आई रिमेम्बर कि मतलब उसका रहन सहन भी, मतलब यू कैन मेक आउट कि ही इज नॉट हैप्पी। मतलब वो स्माइल भी, तो उसको स्माइल करते हुए देखना, मतलब इट वाज, मतलब आई डोंट रिमेम्बर आई हैव सीन हिम स्माइलिंग। मतलब आफ्टर द अपॉइंटमेंट हमारा होता था कि वी यूज्ड टू गिव देम स्टिकर्स या गिफ्ट्स देते थे एज अ एप्रिसिएशन की यू मतलब अच्छे से बैठे हो तो तभी भी ही वाज, मतलब मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, पहले 2-3 अपॉइंटमेंट्स, बट बाद में उसको पता चला कि नहीं ये दीदी अच्छी है, अच्छे से बात करती है, वी कैन बी फ्रेंड विद मी एंड सेफ विद हर। तब जाके वो थोड़ा थोड़ा बैठने लगा, करने लगा, फिर वो खुद होकर थोड़ा थोड़ा बोलने लगा। तो वो केस थी, मतलब तभी मुझे पता चला कि फैमिली एनवायरनमेंट और पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है चाइल्ड डेवलपमेंट में। जहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं अमृता, तो आपने कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स हमें बता सकते हो उस बच्चे से रिलेटेड जहाँ फादर बहुत मारते थे? कोई स्पेसिफिक ट्रेट बारंबार रिवील होता था हैंडराइटिंग में एंजाइटी का जो या फियर का, जिसके कारण वो आपको पता चले कि हाँ, या आपको वर्बली पता चला पेरेंट्स से, या बच्चे के बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चला, या ग्राफोलॉजी के कुछ ट्रेट के कारण मुझे आपको पता जिन भी चला? बच्चों की राइटिंग मिनिएचर लगी ना, बहुत छोटी लगी। यूजुअली बच्चों का ओके। बिहेवियर कैसे होता है ना, दे आर वेरी ओके। बबली और बिग साइज राइटिंग होती है मोस्ट ऑफ द बच्चों की, अगर देखा जाए तो जिन बच्चों एग्जैक्टली की राइटिंग एग्जैक्टली। बहुत ही छोटी, मतलब कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, मतलब इलिजिबल राइटिंग हम कहा जाए, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लेटर फॉर्मेशन किया है, और बहुत छोटी राइटिंग, उसके साथ अगर बहुत नीचे जा रही है, कुछ ओरिएंटेशन ही नहीं है राइटिंग में, तो तभी इंक्वायर कर रही थी। पूरा केस उसके डिटेल में लिखी थी कि घर पे क्या कैसे करता है, कैसे खाता है, मॉम क्या करती है, डैड क्या करते हैं, बाकी और कौन रहता है घर में,
ये सिंगल चाइल्ड है, बड़ा बच्चा है, छोटा बच्चा है। कभी कभी कैसा होता था कि 4-5 सिबलिंग्स होने के बाद फिर वो बच्चे के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं जाता था, निग्लेक्ट होता था। तो फिर वो मतलब उसकी वजह ओके से भी बहुत मेंटल स्टेट में फर्क पड़ता था बच्चों के। तो मतलब अगर सिंगल चाइल्ड होगा तो ऑब्वियसली बहुत, ओके। आई फाउंड आउट, बहुत वीक होते हैं और स्टबर्न होते हैं, बिकॉज उनकी सारी मांगे पूरी होती है, सिंगल चाइल्ड है। हम्म जो 2 किड्स होते हैं यूजुअली देखा गया है कि हम्म। अंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब इफ वन इज हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग तो एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से दे यूज टू हैंडल और टैकल द थिंग साथ में। जो जो हम्म बहुत मतलब हम्म। 2-3 केसेस में ऐसे थे कि पेरेंट्स को 4 या 5 बच्चे हैं। जो जो बड़े हैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबल फील करता था टू टेक केयर ऑफ ऑल द छोटे जो उनके घर में है। और जो छोटा था यूजुअली वाज फाउंड टू हम्म। बी अ स्पॉइल्ड वन। तो कोऑपरेशन बड़े बच्चों का अच्छे से मिलता था, छोटे अच्छा। बच्चों का इतना नहीं मिलता था। अच्छा, जो लाड प्यार ज्यादा मिलता है बच्चों को इसीलिए शायद से, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चंस है हमारे पास, हम और 9-10 मिनट है, कि कभी कोई डिप्रेशन वाला केस, सुसाइडल टेंडेंसी वाला केस मेंटल एरिया पे, वो आपको कभी काउंटर हुआ आपके प्रैक्टिस में नहीं, बच्चों के साथ में? बच्चों के साथ में नहीं हुआ है, बट मेरी अभी वो बहुत अच्छी फ्रेंड है। शी वॉज अंडरगोइंग, मतलब मैं और सर भी काम कर रहे थे उसके ऊपर। तो शी वॉज मतलब ओके। हैविंग द एपिसोड्स, मतलब एवरी आफ्टरनून शी यूज्ड टू फील ट्रेम्बल, मतलब शी यूज्ड टू शिवर एंड शी यूज्ड टू फील कि आई जस्ट डोंट वांट टू लिव नाउ, मुझे ये सब नहीं करना है। तो उसको हम्म। 2 साल लगे, जी। बट नाउ शी इज हैप्पीली मैरिड एंड हैप्पी इनटू हर प्रोफेशन। और अभी मैं एक केस को डील करी हूँ, हु इज मतलब साइकोलॉजिस्ट के साथ ही आई एम वर्किंग। तो शी वाज अंडर पिल्स ट्रीटमेंट ऑल्सो, ओके बट ग्राफोथेरेपी की वजह से बहुत ज्यादा ओके सुधार हो गया है उसकी हेल्थ में। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट, सो शी इज ओके प्रोग्रेसिंग। तो ये अभी फिलहाल कुछ चल रहा है डिप्रेशन का, विच आई एम वर्किंग ओके। अच्छा, अमृता, एक और, जहाँ हमने ग्राफोथेरेपी की बात की, तो क्या ऐसा आपने कभी इस पर वर्क किया कि बच्चे के अंदर एंजाइटी है जिसके कारण वो स्थिर हो नहीं पा रहा है, जो डेंटल चेयर के ऊपर में वो हिल रहा है बारम्बार, एंजाइटी इतनी बढ़ रही है वो एक जगह बैठ नहीं पा रहा है, तो आपने क्या कभी इंस्टेंटली कोई ग्राफोथेरेपी ऐसी स्पेसिफिकली दी, और वो 5 मिनट के थेरेपी के देने के बाद वो थोड़ा काम डाउन हो गया, देन फिर आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, ऐसे on? कभी कुछ आपने नहीं, मैंने कभी से चेक ट्राई किया? नहीं किया, बट आई वुड लव टू, आई रियली नीड टू टेक आइडियाज फ्रॉम यू। नहीं, मैंने पर नहीं या किया है। या ठीक है। जैसे अगर आई डॉट एंजाइटी में, ठीक है, मैं अपने रिसेंटली एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट को अभी मैं मिला था 1 महीने पहले, लास्ट हफ्ते भी उसको मिला था, तो उनको कुछ याद ही नहीं रहता था, मैं उनसे पास जाता था कुछ हेल्प के लिए, तो वो बोलते कि मुझे कुछ याद नहीं है, देन मैंने उनको सिंपल आई डॉटिंग का मैंने एक्सरसाइज दिया था। एक इनका मिनट। वेरी लीडिंग कॉस्मेटोलॉजिस्ट इन मुंबई। तो बाद में 1 महीने के बाद में उसको बोलो अब मुझे सब कुछ याद रहता है, मुझे सब कुछ समझ में आता है, एब्सेंट माइंडनेस, ओवर थिंकिंग जीरो खत्म हो गई, अब मेरा बिजनेस में भी मेरा आई टच अ वेरी गुड लिमिट इनटू ना। तो शी वाज थैंकिंग मी, एक सोचे खाली फर्क आई पड़ा। डॉटिंग से ही उसकी ओवर थिंकिंग और उसकी एंजाइटी खत्म हो गई थी, और उसकी जो एब्सेंट माइंडनेस जो यानी मेमोरी लॉस जैसी चीज आ रही थी, वहां पे उस डॉक्टर को फर्क पड़ने लगा था। इसलिए मैंने आपको पूछा कि क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा कि वेटिंग एरिया में है, मैं देख लूं कौन बच्चा कैसा है, ऑब्जर्व किया, कोई बहुत ही ज्यादा शैतान है, कोई बहुत ही ज्यादा नम बैठा हुआ है, तो आपने किसी को कोई थेरेपी दी वाइल मेन वाइल यू आर मतलब टेकिंग पेशेंट द अनदर बच्चू इनटू योर कैबिन। हाँ, तो ऐसा कभी आया तो कर आप इस सकते पर हैं। भी वर्कआउट कर सकते हो, ये भी एक यस, आइडिया मेरी तरफ से है, डेफिनेटली। ठीक है। तो ओवरऑल आई थिंक वी हैव कवर्ड, अमृता, सो मेनी डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस एज वेल एज जो फ्लो में आते गए, और आपने मुझे लगता है हर चीज को बहुत डिटेल में अच्छे से जवाब दिया है। तो दैट वाज वेरी वंडरफुल सेशन अमृता ऑन द मेंटल। नाउ, अगर आप, जितना मुझे पता है आप पेडियाट्रिक डेंटिस्ट हो, यू आर डीलिंग ओनली विद द बच्चोज आल्सो, तो क्या कभी ऐसा समय आया कि आप कहीं पे गए हॉस्पिटल में और आपको बच्चों को छोड़कर बड़ों का भी करना पड़ा ट्रीटमेंट, और उसमें भी एंजाइटी इशू आए थे अपार्ट फ्रॉम द जी, किड्स? आई हैव सेट अप आपने माय उनके साथ भी डील किया क्लिनिक है, एडल्ट इन के साथ? अहमदनगर। तो इट इज फॉर किड्स एंड फैमिली डेंटल केयर। तो ओके यहाँ पे ऐसे हुआ है कि अडल्ट ओके पेशेंट्स आते हैं, आई मतलब चेक देम,
तो इवन आई एम थिंकिंग कि हम फॉर्म्स भरा के लेते हैं, आई एम थिंकिंग कि उनको हैंड रिटन फॉर्म्स मैं उनको दे दूं, मतलब अडल्ट पेशेंट का भी मुझे पता चल जाए कि एंजाइटी इशू है या क्या है, आई कैन एनालाइज देयर राइटिंग। तो ये मुझे इम्प्लीमेंट करना है। तो अभी मंडे ओपनिंग हुआ एक्चुअली क्लिनिक का, ओके तो अभी ये सारी चीजें लानी है। ओके तो 3 साल या में ट्रीटेड किड्स ओनली, बट अभी लास्ट वीक से आई एम डीलिंग विद अडल्ट्स ऑल्सो। सो ये आइडिया तो ये तो करना है। ओके 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 अगेन एक कमेंट डाला है प्रतिमा जी ने, शी इज अ साइकोलॉजिस्ट, शी इज डीलिंग विद द चिल्ड्रन एंड एडल्ट बोथ द ऑडियंस. She has told that we can make the children to write and rewrite digit number 8 Okay. art infinity का, and in the treatment area in the waiting area that could help. भाई मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, अमृता प्रतिमा जी ट्राई कर surely सकती I'll है try this. कि Standing है, yeah yeah sleeping she है। has already tried in her school time. Yeah मतलब समझा नहीं, ऐसे हाँ, स्ट्रेट है या फिर आर्ट लिखना ऐसे है या इंफिनिटी हॉरिजॉन्टल करना है, फॉर्मेट मतलब में दैट आई खड़ा डोंट. हुआ करना है या स्लीपिंग पोजीशन में करना है आर्ट का। तो मैं उनको पूछ लूंगा, या फिर वो अगर अभी है ऑनलाइन तो वो कमेंट में Yes. डाल दे, ताकि अभी यस आपको पता प्रतिमा चल जी, जाए. आई एम ठीक है. प्लानिंग टू जो कीप है वो क्रेयॉन्स, मतलब ड्राइंग एनालिसिस भी होता है। सो मैंने वही सोचा है कि वेटिंग एरिया में आई कीप क्रेयॉन्स अच्छा और शीट्स फॉर देम टू ड्रॉ एंड राइट, ऐसे सब कुछ किया है। अच्छा. एक आखिरी क्वेश्चन मेरी तरफ से एक और है कि जैसे आपने बोला ड्राइंग एनालिसिस, तो क्या आपने बच्चों के ड्राइंग्स भी कभी लिए? एक्चुअली मेरा अभी जैसे नेक्स्ट क्रेयॉन की रिसर्च में बात एक्चुअली चल वही रही थी. करने वाली थी कि मुझे ड्राइंग के इससे बच्चों का जानना है, बिकॉज राइटिंग से भी ज्यादा है कि दे आर मोर एक्सप्रेसिव इन देयर ड्राइंग्स, मतलब बहुत बारीक बारीक चीजें भी ओके समझ में आती है। बट एक्चुअली टाइम लिमिट होता है और वो करिकुलम में मुझे टाइम नहीं मिला एक्चुअली ये करने के लिए। सो आई थिंक हम भी ये रिसर्च एक्चुअली हम्म आगे कर सकते हैं। आई टॉक विद द इंस्टीट्यूशन, हम ये हम्म करेंगे डेफिनेटली, बिकॉज मेरा हम्म पूरा प्लान रेडी है, मतलब प्रेजेंटेशन वगैरह भी पूरा रेडी है। जस्ट फिर ऐसा था कि टाइम कंस्ट्रेंट होता है, क्या क्योंकि बात. यू नीड मिनिमम 6 months to 7 months टू कंप्लीट दैट स्टडी। सो टाइम की वजह से मैं वो नहीं कर पाई, ओके बट मेरा ग्रेट सारा ग्रेट. मटेरियल रेडी है उसमें, डेफिनेटली वो करना ग्रेट ग्रेट. अच्छा प्रतिमा जी ने लिखा है इन है। ओके। स्टैंडिंग पोजीशन नंबर 8. ओके आप उस पर कर सकते. अच्छा एक और ऑडियंस है, क्या नाम रखते हैं, लंबे बाल वाले लड़का. लंबे बाल वाला लड़का पूछ रहा है व्हेन शुड द पेरेंट्स शुड टेक देयर चाइल्ड टू द डेंटिस्ट ओके, फॉर देयर फर्स्ट चेकअप. फर्स्ट विजिट तुम्हारा बच्चों का होना चाहिए व्हेन द फर्स्ट टूथ इरप्ट, वो टाइम पे बच्चों को लेके आना चाहिए। एक्चुअली ऐसे हम बोलते हैं कि जब भी बच्चा वूम्ब में ही होता है माँ के, हम तभी उसको काउंसलिंग देते हैं कि डाइट ओके कैसे होना चाहिए। बच्चा पैदा होने के बाद यू हैव स्टेप्स, मतलब फीडिंग फीडिंग होता है, ओरल केयर भी कैसे होती है, तुम फीडिंग कराते हो तभी क्या केयर लेनी चाहिए, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कभी भी होते हैं, वो बात नहीं होते हैं, फिर भी तुम्हारा ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ओके इंपॉर्टेंट होता है। सो फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑल्सो, अगर तुम्हारा क्या ओके बोलते हैं ना, लैक्टेशन पीरियड जब होगा, टीबिंग पीरियड जब होगा, तभी यू कैन शो टू द पीडियाट्रिक डेंटिस्ट। और एक विजिट is a must when first tooth erupts into the child's tooth. ओके ओके. तो आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गए होंगे. ठीक है. और क्या यही व्हाट अबाउट द एडल्ट, हाउ ऑफन वी शुड विजिट टू अ डेंटिस्ट अपने दांत टूटने के Every लिए? 3 months. Every 3 months. जस्ट किडिंग. Yes. Regular एवरी 3 checkup होना मंथ. चाहिए. ओके एवरी 3 मंथ. ठीक है. ओके. एंड देयर इज अ सेइंग कि भाई ट्वाइस एंड थ्राइस ट्रीटिंग करना चाहिए. तो इसके पीछे फंडा क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डूइंग द ट्वाइस और थ्राइस इन द टूथ ब्रशिंग, ट्वाइस और थ्राइस? तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है कि या फिर हर खाना या लंच के बाद भी करना चाहिए, बिकॉज वो कैविटीज के अंदर में फूड मटेरियल एक्चुअली इंक्यूबेट कैसे हो होता है ना, जाता है. सुबह उठने के बाद हम ब्रश करते हैं और सोने से पहले बोलते हैं, मतलब हम खाना वगैरह खाते हैं तो ब्रश करने पे कैसे होता है, जो बिटवीन द, मतलब दांतों के बीच में बिटवीन द टीथ जो खाना अटकता है उससे ब्रश से आसान से निकाल सकते हैं। अगर हमने ब्रश नहीं किया तो ओके फूड और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिक्स करके एसिड फॉर्म करते हैं हमारे ओरल कैविटी में, तो उसकी वजह से कीड़ा ओके लगना शुरुआत होती है। इसलिए वी आर लाइक कि ओके खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए और सुबह और शाम में सोने से पहले ब्रश करना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। और मुझे
एक और चीज बोली है यहाँ ओके पे, ओके गॉट इट। मतलब हम डेंटिस्ट के पास तभी जाते हैं जब भी बहुत ज्यादा पेन होता है, मतलब मोस्ट ऑफ दी पीपल फियर गोइंग टू द एग्जैक्टली डेंटिस्ट। बट मुझे ऐसे बोलना है कि मैं उनमें से बट था। मुझे यही बोलना है कि प्रॉब्लम शुरुआत होने से पहले ही अगर आप डेंटिस्ट के पास गए, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट करके भी होता है। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में हम ट्रीटमेंट करते हैं कि दांतों को कीड़ा नहीं हम्म लगे, मतलब जो खाना जो एरियाज होते हैं हम्म। उनको हम सील कर देते हैं, फिट एंड फिक्सर सीलेंट्स बोलते हैं उसको, उनको हम सील कर देते हैं, जिसकी वजह से क्लीनिंग बहुत ओके आसान हो जाता है। और जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एरियाज जो होते हैं, जो हमको ओके आसानी से जो खाना अटकता है निकाल नहीं सकते हैं, तो वो सील करके मतलब केमिस का जो होता है, मतलब कीड़ा लगने का जो प्रमाण है, वो भी कम होता है। और फ्लोराइड ट्रीटमेंट होता है, टॉपिकल फ्लोराइड डेंटिस्ट करता है, तो उसका भी अगर एक दांतों पे लगाया जाए तो हम्म। कीड़ा लगना या फिर बाकी के डेंटल प्रॉब्लम से भी दूर रहते हैं। सो आई सजेस्ट पेन होने के बाद नहीं, बट पहले डेंटिस्ट के पास ओके एटलीस्ट रेगुलर चेकअप के लिए ये दो ट्रीटमेंट अगर करवा दिए गए, तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा किसी को आगे जाके डेंटल इश्यूज हो सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओके ग्रेट ग्रेट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्या डेंटल के भी इंश्योरेंस होते हैं क्या? आई एम जस्ट क्यूरियस। इंडिया में एक्चुअली जैसे इतने मेडिकल का होता है, क्या इंश्योरेंस डेंटल नहीं का है, भी? बट यूके यूएसए, हम्म। यूके में तो एनएचएस के अंडर कवर हो गया है, बट इंडिया में अभी इतने नहीं है। कुछ इंश्योरेंस है, दे आर जस्ट फॉर आर्मी पीपल या गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ही है, लेमैन के लिए तो नहीं है। ओके। अरे लेमैन तो यहाँ शुरू हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी बात पे भागेगा कि भाई पैसा देगा ना इंश्योरेंस करने। हमारे यहाँ तो ये फुकट चंद लोग ज्यादा हैं इंडिया में, ठीक है, तो शायद इसलिए अभी वो डेंटल का अभी तक आया है नहीं, ठीक है। एनीवे इट वाज अ वेरी वंडरफुल कॉन्वर्सेशन विद यू अमृता, and I hope the audience from your side as well as from my side, Yes. they have enjoyed a lot and we get a very good insight about the anxiety and the mental issue, not in the kids also but also for the adults also. तो थैंक यू थैंक सो यू वेरी मच। मच दिल से कि आपने अपना समय निकाला और हमें यहाँ पर नॉलेज दी। थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच थैंक अमृता। यू। ओके। ओके बाय, टेक थैंक्स, केयर। बाय बाय, टेक केयर।